Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 5th of April 2024. You are watching with Naresh Sharma. So guys, first of all we are going to revise our previous day session with the help of MCQs and you know कि हम डेली बहुत सारे MCQs आपके लिए बनाते हैं प्रीवियस डे सेशन से और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो है रीच होते हैं. So you should be very careful while reading the articles and solving the questions and also when seeing the explanation of these questions. So let's start with the question number 1. What is VVPAT? कल के आर्टिकल में हमने इसको डिस्कस किया था और यहीं से हमने क्वेश्चन बनाया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म. यहाँ पर हम एक्चुअली वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द फुल फॉर्म और द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ VVPAT. वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल या वोटर वेरिफिकेशन प्राइवेसी ऑडिट ट्रेल या वोटर वेरिफिकेशन प्राइवेट ऑडिट ट्रेल या वेरियस वेरिफिकेशन प्रोटेक्टिव ऑडिट टेक्नोलॉजी. क्या है इसका एक्चुअल में फॉर्म? तो आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर ए. तो क्या है इसका आंसर? ए है. और आपको मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि आप आंसर जब करें कमेंट बॉक्स में तो जब तक मैं आंसर बताऊं मुझसे पहले आपको उसमें कमेंट कर देना है. सो आप अपना भी थोड़ा सा इवैल्यूएशन साथ में करते रहेंगे कि आप उसमें से कितना रिटेन कर पा रहे हैं और आप कितना कंसंट्रेशन के साथ में डेली जो करंट अफेयर का डिस्कशन है उसको आप ध्यान से सुनते हैं और उसको समझते हैं. और फिर आप ये देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे और कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट थे. उसके बाद फिर आप आंसर करें. नहीं आता है तो फिर आप गूगल अपना करके देख सकते हैं उसका करेक्ट आंसर. VVPAT मशीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट. कब इनको इंट्रोड्यूस किया गया? कौन से लोकसभा इलेक्शंस में इनको इंट्रोड्यूस किया गया? 2005 या 2004 या 2014 या 2019. So what is the correct answer? The correct answer is 2014. So 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में VVPAT को जो है लॉन्च किया गया था और बाकी इसका डिस्कशन तो हम कर ही चुके हैं कि VVPAT जो है ये जब भी कोई भी वोटर वोट करने जाता है तो जब वो किसी बटन को जो पुश करता है तो उसके बाद में एक प्रिंटर जैसा अटैच होता है जो ईवीएम होती है उसके साथ में. और सपोज करो ये ईवीएम है आपकी और उसके साथ में एक मशीन कनेक्ट होगी दैट इज VVPAT. और जब आप यहाँ पे जो है पुश करेंगे बटन को तो यहाँ से एक पर्ची उसमें से एक रिसिप्ट निकल करके आ जाएगी कि आपका वोट डल गया है और आपने किसको वोट किया और ये किसको वोट गया है. जैसे कि आप जब एटीएम जाते हैं तो वहां पे एक प्रिंट निकलती है या पेट्रोल पंप जाते हैं या आप मॉल में जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, जब आप अपने कार्ड से कुछ भी पे करते हैं तो वहां से एक रिसिप्ट निकलती है कि आपका इतना पेमेंट हुआ और ये इनकी कॉस्ट थी किसी भी प्रोडक्ट की. सो द सेम मैनर इज यूज्ड फॉर VVPAT. Next question is, according to the United Nations Conference on Trade and Development, the Global South broadly does not comprise. ग्लोबल साउथ में कौन शामिल नहीं होता? कल भी हमने बात की थी, क्लास में भी बात की थी कि जो ग्लोबल साउथ है उसमें कौन से कंट्रीज इंक्लूडेड हैं. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट पेयर. ए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश. ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया. So guys, the correct answer is Britain, Australia and Canada. Whenever we talk about Global South, so Global South is an indicative term which is used to indicate the countries which are lagging behind in the development. जो डेवलपमेंट में पीछे रह गए और उनका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, या तो वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं या अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो ऐसे कंट्रीज को ग्लोबल साउथ कहा जाता है. तो देखो ब्रिटेन भी डेवलप्ड है, ऑस्ट्रेलिया भी और कनाडा भी, तो ये सारे कंट्रीज डेवलप्ड की कैटेगरी में आते हैं. बट जो इंडिया हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, है ना,
आपका श्रीलंका, ये सारे के सारे कंट्रीज ग्लोबल साउथ में काउंट होते हैं। Next question is question number 4. India has now how much percent area of total area of the world's land? वर्ल्ड की टोटल लैंड का कितनी परसेंट एरिया इंडिया के अंडर में आता है? तो दैट इज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, ये 3 स्टार क्वेश्चन है, ऐसे समझ लीजिए आप इसको। ए 17.5%, बी 16%, 2.4% या 20%। एक्चुअली द करेक्ट आंसर इज 2.4%। इंडिया में जो इंडिया का लैंड मास वाला जो एरिया है वो वर्ल्ड का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन? तो यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। इंडिया का देखो, जो हम वर्ल्ड का टोटल जो लैंड एरिया है उसमें से 2.4% तो लैंड है इंडिया के पास में। तो हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है? ए, बी, सी एंड डी। So guys, the correct answer is 70.5%। एक्चुअली हमारे पास में जो लैंड है वो लेस है और जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। तो जो लैंड है हमारे पास में वर्ल्ड का वो तो ओनली 2.4% है, लेकिन हमारे पास जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो 17.5% है। तो देख लो कि 2.4% लैंड पर हम 17.5% जो है पॉपुलेशन को यहाँ पे रख रहे हैं और वो सरवाइव कर रही है। सो इंडिया ऑलरेडी पॉपुलेशन के अंडर प्रेशर में है। क्वेश्चन नंबर 6, इनविजिबल हैंड इज जनरली यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी? जब भी हम इनविजिबल हैंड की बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में या इकोनॉमी के टाइप्स के बेसिस पर, सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हिच इज द करेक्ट इकोनॉमी व्हिच इज रिलेटेड with invisible hand, the concept or the theory of invisible hand. Socialist economy, market economy, closed economy या D. This term is not related with economy but about biology. Actually, guys, the correct answer is market economy. जो एडम स्मिथ थे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड का, और वो ये कहते थे कि सपोज करो कि ये लोग रिच हैं, इधर फिर ये मिडिल क्लास के लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पर पुअर लोग हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर जो रिच लोग हैं, ठीक है, या टोटली जो मार्केट उस कंट्री में काम करती है, अगर उस मार्केट को हम फ्री छोड़ देंगे तो जो अमीर लोग जो अमीर होंगे वहां से नीचे तक धीरे धीरे वो जो मनी है वो पहुंच जाएगा और वो अपने आप ही उनकी जो पॉवर्टी वगैरह है वो फिनिश हो जाएगी। तो उन्होंने एक्चुअली ही वाज ट्राइंग टू कन्वे हिज थ्योरी और हिज आइडियाज दैट if we left free the market to decide that what to produce, how to produce, and how much to produce, and how to sell, whom to sell, what to sell, what to produce, अगर हम इन सारे फैक्टर्स के लिए मार्केट को फ्री छोड़ देते हैं तो ऐसी इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं और वही अच्छी इकोनॉमी होती है। इट वाज द वर्डिंग और इट वाज द कॉन्सेप्ट बाय एडम स्मिथ। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, बिकॉज जो लेटर टाइम में जब जो रिसर्च हुए तो उससे पता चला। फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियन इकोनॉमिक मॉडल। तो इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल कौन सा है? इट्स अ प्योर कम्युनिस्टिक जो है इकोनॉमी। नो, इंडिया की इकोनॉमी कोई कम्युनिस्ट पैटर्न की इकोनॉमी नहीं है। कम्युनिस्ट पैटर्न की जो भी इकोनॉमी होती है उसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सब पर कंट्रोल किसका रहता है? कंट्रोल रहता है स्टेट का, इट मीन्स गवर्नमेंट का। तो इंडिया में तो मार्केट इकोनॉमी भी है और हमारे यहाँ सोशलिस्ट या पब्लिक सेक्टर भी है। हम देखते हैं कि बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनीज भी हैं और प्राइवेट कंपनीज तो है ही। तो ये हमारे यहाँ कैसा है? एक्चुअल में गवर्नमेंट कंपनी भी है, प्राइवेट भी है, तो इट्स अ मिक्स इकोनॉमी। इंडिया में हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है और यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, इसको भी समझ लीजिए, जो मान लीजिए सपोज करो ये कोई एक कंट्री है और इसका वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ में, वर्ल्ड के अदर एनी कंट्री के साथ में देयर इज नो रिलेशन इन इकोनॉमिक टर्म्स, और ना तो वो कुछ भी इंपोर्ट करता है ना ही एक्सपोर्ट करता है। सच काइंड ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी, बट इन मॉडर्न एरा इट्स नॉट पॉसिबल because any country, any family, any human is not capable to produce everything
ठीक है, वो सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज पर डिपेंड रहना होगा। और फुली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है जहाँ गवर्नमेंट की कोई कंपनी नहीं होती, सब कुछ मार्केट पर छोड़ दिया जाता है। तो अभी हम ट्रूली अगर बात करें तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो किसी एक ही मॉडल को फॉलो करती हो। मींस अगर हम बात करें यूएसए की बात करें तो वहां पे भी प्राइवेट कंपनीज भी हैं, पब्लिक सेक्टर भी वहां पे है ना। ब्रिटेन चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, जर्मनी, जापान, सब जगह पर जहां गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है, और जहां पर मार्केट या जो पब्लिक सेक्टर है उसकी रिक्वायरमेंट है, प्राइवेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। Which one is the capital city of Ukraine? कल हमने यूक्रेन के बारे में कुछ न्यूज देखी थी कि वहाँ की आर्मी में अब जो है सोल्जर्स की कमी हो रही है, रशिया की आर्मी में भी सोल्जर्स की कमी है, तो उसके रिगार्डिंग में हमने यूक्रेन के बारे में बात की थी। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन। सो गाइस, these are the other major cities of Ukraine, but Kyiv is the capital city of Ukraine. नाउ हम बात करते हैं प्यू रिसर्च सेंटर की। प्यू रिसर्च सेंटर इज ए नॉन पार्टीशन फैक्ट टैंक है दैट इन्फॉर्म्स द पब्लिक अबाउट द इश्यूज, एटीट्यूड्स एंड ट्रेंड्स शेपिंग द वर्ल्ड। इनके बारे में सब ये बात करता है। तो ये कहाँ पर बेस्ड है? वॉशिंगटन, इंग्लैंड, जेनेवा और रोम। कहाँ पर है? एक्चुअली इट इज बेस्ड इन वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी कैपिटल है यूएसए की, और डीसी का मतलब होता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 10। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है एडम स्मिथ को, और कार्ल मार्क्स को कहा जाता है फाउंडर ऑफ मार्क्सिज्म। ठीक है, चलिए, अमर्त्य सेन इंडिया के एक जो है इकोनॉमिस्ट थे, और इनको भी जाना जाता है इकोनॉमी में अच्छी रिसर्च करने के लिए। बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ को माना जाता है। ये हमेशा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को सपोर्ट करता था। नेक्स्ट, अब हम करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज पर, शैलो फेक्स। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, डीप फेक, है ना। ये डीप फेक जो होते हैं, अगर आपको आइडिया है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो हेल्प से वीडियोस वगैरह बना लिए जाते हैं, और उसमें जो है किसी एक पर्सन, उस पर्सन से उसकी बिल्कुल मैचिंग करा दी जाती है, उसकी वॉइस, उसका जो है पिक होता है, उसका जो वीडियो होता है, उसकी एक्टिविटीज होती हैं, उसका देखने का तरीका, ऐसे करके कुछ उसको मैच करा दिया जाता है। जैसे कि जो बाइडेन का एक फेक वीडियो बना डाला था, है ना, और भी एक रश्मिका मंदाना कोई एक्टर, उनका बना डाला। तो उस तरीके के जब वीडियोस बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, उनको कहा जाता है डीप फेक। ठीक है, उनको डीप फेक कहा जाता है। अब क्या है शैलो फेक्स? शैलो फेक्स क्या है? देखो, सपोज करो आपके पास में कोई एक वीडियो है, उसमें से लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि उस किसी लार्ज वीडियो में से कटिंग करेंगे और एक छोटी सी क्लिप उसमें से निकाल लेंगे। अब देखो, वो क्लिप में उन्होंने सपोज करो 4-5 वर्ड बोले थे, और उन्होंने मान लीजिए सपोज वो पूरा का पूरा वीडियो में वो बोल रहे थे कि वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द पीपल who favor और who say that इंडिया के टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अगर वो ऐसा कोई नारा लगाते हैं, तो जिस व्यक्ति ने ऐसा कोई वीडियो बोला होगा, तो मान ली उसने पूरी बात तो कही ये, लेकिन उसमें से जब जैसे ही लास्ट सेंटेंस आया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, है ना, तो बस उतनी सी क्लिप उन्होंने उसमें से कट कर दी और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ऐसे वीडियोस को हम शैलो फेक्स बोलते हैं। इट मींस उसमें उन वीडियोस में से क्लिप की कटिंग कर दी जाती है, सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। वो वीडियो हो सकता है, वो कोई वॉइस क्लिप हो सकती है, वो कोई पिक्चर हो सकती है, उनको फिर आउट ऑफ कंटेक्स्ट वहां से निकाल दिया जाता है, और किसी के भी अगेंस्ट में मैलिशियस रीजंस के लिए उनको यूज कर लिया जाता है, और किसी को भी बदनाम कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डीप फेक का मतलब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ऑडियो को रियलिस्टिक टच दिया जाता है, जबकि शैलो फेक्स में वीडियो रियल होता है, बट उसमें से जो
छोटी छोटी क्लिप्स होती है उनको कट कर लिया जाता है विदाउट कंटेक्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। ये भी अभी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? बिकॉज आने वाले टाइम में 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं और अभी तक इसकी बात ये चल रही थी कि भाई इनको सिंगापुर ऑर्गेनाइज करेगा, लेकिन अभी इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम जो है सिंगापुर ने बोला कि वी आर नॉट एबल और वी कैन नॉट ऑर्गेनाइज कॉमनवेल्थ गेम्स। इन्होंने मना कर दिया और हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है। ठीक है, अब जान लेते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स CWG टेक्स प्लेस एवरी 4 ईयर्स। तो कितने टाइम में होते हैं ये? एवरी 4 ईयर्स में होते हैं। इसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो बड़े कंट्रीज भी होते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस के और छोटी छोटी ओवरसीज टेरिटरीज वगैरह भी, आइलैंड नेशंस वगैरह भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके जो गेम्स को मैनेज करती है एक कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है और उसका हेडक्वार्टर है लंदन में। कई बार पूछा गया है। अभी तक होता यह था कि इन कॉमनवेल्थ गेम्स को कहा जाता था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, बिकॉज इसमें जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे और वहां पर कॉलोनियल पावर ने जो है रूल किया, दैट इज ब्रिटिश एम्पायर का वहां पे कभी ना कभी रूल रहा था। वही कंट्रीज बाद में कॉमनवेल्थ के मेंबर्स बन गए। उनमें से फिर उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिया तो उन्हीं को कहा दिया गया कॉमनवेल्थ गेम्स। लेकिन पहले इनका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था और बाद में फिर कंट्रीज ने विरोध किया कि ये क्या है यार, तुम आज तक हमको याद दिलाना चाहते हो कि हम कभी तुम्हारे गुलाम थे। तो कुछ उस तरीके की बातें इसमें होती थी। बाद में इसका नेम चेंज कर दिया। फर्स्ट टाइम जब ये गेम्स हुए थे तो ये कनाडा में हुए थे 1930 में। तो आपको देखो एक चीज और आप जान सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें कौन कौन कंट्री उसका मेंबर है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ऐसे कौन कौन से नेशन हैं जहां पर कभी ब्रिटिश ने रूल किया था। ठीक है, तो वही कंट्री है। अभी हम बात करें तो 56 इंडिपेंडेंट नेशंस हैं वो इसके मेंबर हैं। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि मिनिमम 56 तो ऐसे कंट्रीज हैं जो कभी न कभी ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के गुलाम रहे, है ना। बाकी ऐसे भी कंट्री होंगे बहुत सारे जिन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को ज्वाइन ही नहीं किया। ठीक है, अभी अदर मेंबर्स भी इसमें अलाउ कर दिए गए हैं कि अदर मेंबर्स भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया इसका ऑलरेडी मेंबर है। तो ये हो गया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की रिगार्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं और एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल की। ठीक है, ये आर्टिकल क्या कहता है? गवर्नमेंट एक नया रूल लेकर के आई है। देखो, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, तो नॉर्मली उसमें बच्चे का नेम पूछ लिया जाता है, मदर फादर का नेम पूछ लिया जाता है। और अब तक एक सिस्टम हुआ करता था कि फैमिली का रिलीजन क्या है, फैमिली रिलीजन को उसकी कॉलम में जब फॉर्म फिल किया जाता है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए और या बर्थ का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो उसमें फैमिली का रिलीजन लिखना होता था। ठीक है, अब क्या कर दिया नए रूल के अकॉर्डिंग, अब ये कर दिया गया है कि फैमिली का ही रिलीजन नहीं, अब फैमिली नहीं, बिकॉज अब देखो जो सोसाइटी है वो काफी बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी है ना। सोसाइटी में बहुत कुछ नया हो रहा है और बहुत कुछ नए में एक चीज ये भी हो रही है कि हो सकता है जो फादर हैं, पापा हैं, वो किसी ए नाम के रिलीजन के फॉलोवर हैं, उनकी वाइफ बी, वो हो सकता है किसी एक्स नाम के रिलीजन को फॉलो करती है, उनकी जो इनकी जो माँ है वो हो सकता है किसी वाई नाम के रिलीजन को फॉलो करती है। ठीक है, तो पूरी फैमिली का रिलीजन अब सेम नहीं हो जाता, बिकॉज अब इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो उसमें उनको दिक्कत आती थी। अब उस दिक्कत को, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट नया रूल लेकर के आई है कि रिलीजन वाला जो मीन्स कॉलम होगा उसमें अब आपको जो है मदर का रिलीजन अलग से लिखना होगा, फादर का रिलीजन अलग से लिखना होगा आपको। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, अर्लियर ओनली द फैमिलीज रिलीजन देखो लिखा जाता था रिकॉर्डेड इन बर्थ रजिस्टर्स में से। द प्रोपोज्ड फॉर्म जो अब है फॉर्म नंबर 1 birth report will expand the column requiring a tick mark selection for religion of the child to now also state the religion of father and religion of mother। अब वो सब आप जो है उन पर्सन्स को अलग अलग बताने होंगे। और ये जो डेटा होगा, ये जो नया जो उसमें अमेंडमेंट हुआ था बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें 2023 में कुछ अमेंडमेंट कर दिए। तो वो सारा का सारा डेटा जब भी कोई अपने बर्थ को रजिस्टर कराएगा, अपने बच्चे की बर्थ वगैरह को, वो सारा का सारा डेटा सेंट्रल लेवल पर सारा रिकॉर्ड होगा।
नेशनल रजिस्टर में, पॉपुलेशन रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसको फिर यूज किया जाएगा बाद में इलेक्टोरल रोल्स के लिए, आधार कार्ड के लिए, है ना, राशन कार्ड के लिए, पासपोर्ट कार्ड के लिए, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो मीन सारा का सारा डेटा गवर्नमेंट के पास में कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अक्टूबर 1 लास्ट ईयर से स्टार्ट हो चुका था और अभी इस समय यूज में आया है। बाकी एक गवर्नमेंट ने एक सिस्टम और कर दिया है कि जब भी बर्थ होता है किसी का या डेथ होती है तो उनको ऑनलाइन सेंट्रल लेवल पर भी उनको रजिस्टर किया जा सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। ये वेबसाइट यहाँ पर इन्होंने दी है कि crsorgi.gov.in। इस वेबसाइट पर जो है रजिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं। तो इन डेटा को बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जाने वाला है, स्टैटिस्टिक्स लेवल पर भी यूज किया जाएगा, पॉलिसी फॉर्मेशन में यूज किया जाएगा, है ना। तो सोसाइटी का बहुत सारा डेटा गवर्नमेंट के पास में ऑलरेडी पहुंच जाएगा कि कैसे गवर्नमेंट इसमें अपने काम को आगे जो है कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास में एक और न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूज है ये। बाकी हम इसको तो कुछ ज्यादा डिटेल में तो हम इसको क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है। पर बेसिकली अब हम ये समझते हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। द हिंदू का आर्टिकल है कि नाम तमिलार कची, ये NT के एक पार्टी थी, इन्होंने जो है अप्लाई किया था एक सिंबल के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो है ना, हाउ आर सिंबल्स अलॉटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये एक एग्जांपल देते हैं कि भाई ये तो NT के पार्टी थी, इसको तो आपने सिंबल अलॉट कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जो विदु थलाई और चिता थुलागाई काची, ये भी एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, है ना, इसको उन्होंने इनकी पसंद का सिंबल नहीं दिया। तो इसी को फिर ये समझा रहे हैं। बेसिक से कॉन्सेप्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो होता है कि किसी पार्टी को अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल और स्टेट लेवल पार्टी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। इस एक्ट के जो है इस ऑर्डर, इस सिंबल ऑर्डर जो है, इस लॉ के अकॉर्डिंग इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। अब देखो क्या क्या क्राइटेरिया है। द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एट द स्टेट लेवल कंसिस्ट ऑफ, अगर किसी पार्टी को स्टेट लेवल पर एक स्टेट लेवल की पार्टी के रूप में अपने आप को रजिस्टर कराना है तो उसके पास में क्या कंडीशन होगी, क्या उसके लिए कंडीशन है जो फुलफिल करनी होगी उस पार्टी को। विनिंग 1 लोकसभा सीट फॉर एवरी 25 सीट्स। सपोज करो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में 100 सीट थी, तो इसके पास में 4 सीट इसने जीत ली है, मींस एवरी 25 पर एक, तो 100 पर 4 हो गए। या उसने 3% वोट मिल गए हो उसको उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, या और विनिंग 1 लोकसभा और 2 असेंबली सीट्स, या फिर वो 2 सीट्स जीत ले, ठीक है, या 1 लोकसभा में सीट जो है उसको मिल जाए, ये भी एक कंडीशन है। ठीक है, हालांकि इस कंडीशन के साथ में उसको 6% वोट भी मिलनी चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन बोल रहे हैं अगर ऐसा नहीं हो सकता तो सिक्योरिंग 8% ऑफ वोट्स पोल्ड इन द जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन में जो हुए उसमें उसको 8% वोट मिल गए हो। ठीक है, तो इस तरीके से उनको स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, पार्टीज का उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। बाद में फिर उन्हीं के बेसिस पर इनको मिलते हैं सिंबल्स, उनको सिंबल्स मिलते हैं। इतना ये डेटा वगैरह तो आपको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सब में क्या है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स आपके लिए हैं वो ये है कि ये है, देखो, रूल 10B ऑफ द सिंबल्स ऑर्डर provides that the concession of a common free symbol shall be available to a registered unrecognized party for 2 general elections। के लिए सपोज करो आपने बहुत अच्छा खासा 1% के आसपास आपको वोट मिल गए या सीट्स मिल गई, तो आपको सपोज करो पहले मटका एक पॉट जो है आपको दे दिया। ठीक है, एक पॉट आपको जो है दे दिया उन्होंने सिंबल के फॉर्म में। तो हो सकता है अगर आप 2 से ज्यादा सीट, 2 सीट्स, 5 सीट्स पर इलेक्शन लड़ रही है, वो कोई छोटी पार्टी है, तो उसको उन सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वही सिंबल अलॉट कर दिया जाएगा। बट ये सिस्टम होता है फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आएगा वो उस सिंबल को अलॉट करवा लेगा। बाकी बाद में अगर कोई लेट हो जाएगा और वो आकर कहेगा हमको ये वाला सिंबल दे दो, अगर वो सिंबल पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी और को सबमिट कर दिया है
तो फिर वो आपको सिंबल नहीं मिलेगा। सपोज करो आपने लास्ट टाइम जो है इलेक्शन फाइट किया और इलेक्शन में आपने रखा, सपोज करो कि एक चोको मीन्स आपने बटर स्कॉच नाम की आइसक्रीम आपको मिली किसमें, एज ए सिंबल, ठीक है। बटर स्कॉच का आपने सिंबल मिला, लास्ट 2019 के इलेक्शन में आपको बटर स्कॉच मिला इलेक्शन सिंबल, और फिर नेक्स्ट टाइम में दूसरी पार्टी गई, आपसे पहले चले गए, उन्होंने उसको सिंबल के रूप में ले लिया और उनको वो अलॉट हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इलेक्शन हो गए, अगर आप लेट हो गए तो फिर आपको ये बटर स्कॉच वाला सिंबल नहीं मिलेगा, ये किसी और को पहले ही मिल चुका है। इसके लिए पार्टी जो है उनको पहले ही अप्लाई करना होता है। मीन्स अब जैसे हमारी जो लोकसभा है ना, जब लोकसभा डिसॉल्व होने का टाइम आ जाएगा उससे 6 मंथ पहले ही उनको अप्लाई कर देना होता है और तब उनको इलेक्शंस के सिंबल्स अलॉट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का डीएनए। कल यहाँ से हम इसको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, और फिर यहाँ से हम इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठाएंगे और इसको रिवाइज करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। सो गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।